नाजरीन मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सियासतदान दानियाल अजीज़ साहब इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए, तशरीफ़ लाने के लिए। दानियाल साहब सबसे पहले तो ताजरों की हड़ताल से हम शुरू कर लेते हैं। ब्रेक से पहले कमर ज़मान कायरा साहब से भी इस हवाले से मैंने काफ़ी तफसीली जवाब लिया। ये जो ताजिर हड़ताल कर रहे हैं आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा तो ख्याल है कि ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि देखें जून की 13 तारीख से पहली दफ़ा ये ताजरों ने कहना शुरू किया कि जी हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ये जो आप चाह रहे हैं जिस तरह से चाह रहे हैं ये नहीं है। और अभी भी उन्होंने मना नहीं किया है कि हम टैक्स देने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन जो तरीक़ेकार है उसके ये ख़िलाफ़ है। तो मैं समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है जिन्होंने उनके साथ बैठ के कोई नेगोशिएशन नहीं की। और मैं आपके प्रोग्राम पे भी और इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोग्रामों पे ये बात बताता रहा हूँ कि मेरे ख़्याल में जो गवर्नमेंट की नीयत है वो है ही नहीं थी। ये तो एक मजबूरी के तहत IMF के तहत वो कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मार्च 1 को इस गवर्नमेंट ने हलफ उठाया, तो उसके बाद मार्च में ही ये ताजर दोस्त स्कीम जो है ये लॉन्च होनी थी। तो जान के इन्होंने डिले करते 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 फाइनली जब ये लॉन्च हुई तो उसके बाद ये पहले महीने से ही ये नज़र आ रहा था कि ये फेल हो गई है, क्योंकि सिर्फ 200 लोगों ने, और आपके प्रोग्राम पे भी शायद मैंने ये कहा था, वो इसमें वॉलंटरीली स्कीम में अप्लाई किया। उसके बाद ये मुज़ाकरात इन्होंने थोड़े से किए जिसमें से वो 1.5 लाख तक चले गए, लेकिन उन 1.5 लाख लोगों ने रजिस्टर किया लेकिन उसमें पैसे कोई नहीं दिए, यानी इसमें कलेक्शन जो है वो ज़ीरो है। ये हैरानगी की बात है। अब 30 लाख जो ट्रेडर्स हैं 30 मिलियन, तो उनका उनमें से 200 ट्रेडर अगर आ गए या 1.5 लाख भी आ गए, ये तो ना होने के बराबर है। तो इनको फिर इन्होंने ये नोटिफिकेशनें कर दी कि जी इस तरह छोटी दुकान का 10,000 है, उससे बड़ी दुकान का 30,000, मतलब एक आर्बिट्रेरी इन्होंने बना करके इतने स्क्वायर फुट की दुकान हो गए तो इतने पैसे इतनी, तो उसमें फिर इन्होंने इनको आगे विद होल्डिंग एजेंट भी बनाने की कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि भाई हमारा ना कोई अकाउंटिंग सिस्टम है इसके लिए तैयार, ना कुछ है, ना कोई कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ना हमें किसी ने आके समझाई है बात, आनन फानन आपने ये लगा दी है। तो ये इसलिए ये रिएक्ट किए हैं। और अभी भी वो कह रहे हैं कि इसका तरीक़ाकार नहीं ठीक है। और दूसरी जो कंप्लेंट है इनकी वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस की है कि जी इन निर्खों पे हम कारोबार करें क्या, गंजी नहाएगी क्या, नचोड़ेगी क्या, तो हम आपको टैक्स क्या दें, हमारा तो बिजली के बिल नहीं पूरे हो रहे। तो उसमें जो गवर्नमेंट का वो भी सबसे बड़ा फेलियर है। तो इस तरह से जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पावर सेक्टर और FBR ये दोनों अकेले काफ़ी हैं पाकिस्तान को डुबोने के लिए। और गवर्नमेंट ने एक मिजरेबल जो है ना परफॉर्मेंस दी है इन दोनों शोबों में। और यहाँ तक कि आप देखें उनको ये नहीं समझ आ रही थी FBR में कि वर्ल्ड बैंक का रिफॉर्म जो 2019 से चल रहा है $400 मिलियन का, इनको पता ही नहीं था। और एक मीटिंग में टीवी पे दिखा रहे हैं कि चेयरमैन FBR जो टिवाना साहब थे इन साहब से पहले, उनसे खफा हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के कि आपने मुझे बताया नहीं। और भाई वो आप जब पिछली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म थे तब भी चल रहा था, जब भी FBR के इतने ही मसले थे। तो ये कहना जी मैं खुद निगरानी करूंगा, मैं खुद निगरानी, खुद आप क्या निगरानी कर रहे हैं अगर आप ये भी नहीं पता आपको कि आप एक नया कंसल्टेंट रखते हैं मैकिन्जी, वो भी बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने पैसे दिए। ठीक है जी। अच्छा, अभी मैं टैक्सेस के हवाले से इस सब पे बात जब कायरा साहब से भी कर रही थी तो मैंने कहा आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, ज़ाहिर बात है वजारतों का बोझ आपके पास नहीं, लेकिन इत्तेहादी तो हैं, तो आईनी ओहदे आपके पास हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि अवाम पे जब टैक्स का बोझ बढ़ता है तो अवाम तो ज़ाहिर बात है सीख पा होते हैं, क्योंकि आमदन नहीं बढ़ रही, महंगाई भी होती चली जा रही है, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो, आमदन वही हो और आपने उसी में गुजारा करना है, तो फिर आवाम सीख पा होती है, फिर आवाम में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि जी फिर टैक्स तो आवाम देती है। अब मेरा सिंपल सा सवाल ये कि जो मामलात महंगाई के हैं या यहाँ तक पहुँचाने में क्या बेचारी आवाम ज़िम्मेदार थी कि अब टैक्स आवाम ही देगी ज़्यादा तो आवाम ही इस मसले को हल करेगी, यानी मसला आवाम ने बनाया था? नहीं जी, बिल्कुल आवाम ने नहीं बनाया ये। और मैं आपको ये बताता चलो, महंगाई की सबसे अहम बात है वो समझने वाली ये है कि महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है। और अगर की जा रही है तो कोई ना कोई इससे मुस्तफ़ीद हो रहा है। मैंने आप ही के प्रोग्राम में पहले भी मिसालें दी हैं कि श्रीलंका में 2 साल पहले दिवालिया निकल गया था, वहाँ 60% तक महंगाई चलेगी, आज वहाँ पर 0.9% है, यानी 1% से कम है। तो जब आपने कम करनी होती है तो ऐसे होती है, आपके सामने है, श्रीलंका दूर तो नहीं है। तो जब जानबूझ के इन्फ्लेशन की जाती है, प्री प्लान्ड आप कह रहे हैं, ये मुस्तफीद हो रहे हैं इससे। ये जरा आसान अल्फाज में नाज़रीन को समझाइए इसका फ़ायदा क्या होता है? जो पाकिस्तान का बैंकारी निज़ाम है उसके ज़रिए से कोविड के दौरान ये एक भरमार जो है पैसों की, रज़ा बाकर साहब और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट उस वक्त फेल हो रही थी और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उस वक्त के वो कह रहे थे कैबिनेट मीटिंग में कि अगर हमने अपनी कारकर्दगी 6 माह की हम फारग कर दिए जाएंगे, यानी ये डेस्परेट थे। तो इन्होंने फिर इकोनॉमी को बजाय सहारा देने के इन्होंने उसका मुजरा करवाया
यानी उन्होंने ऐसे पैसे फेंके कि पूरी इकोनॉमी जो है इन्फ्लेट हो गई और पाकिस्तान में रिकॉर्ड इन्फ्लेशन हुई। अब इसमें जो है वो जब अप्रैल का महीना आया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का, तो उसमें 12% इन्फ्लेशन थी, 2022 की मैं बात कर रहा हूँ। और 2 महीने बाद जून में जो इन्फ्लेशन थी वो 24% पे चलेगी, यानी डबल हो गई। तो मैं आपको ये कहता हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट कि कोई मुल्क अगर करना भी चाहे 2 महीने में डबल इन्फ्लेशन नहीं कर सकता। इसका मतलब है ये पहले से चीजें जो है ना ये लावा पकड़ा था और फटा के उस वक्त, उसके बाद फिर ये चढ़ती चले गई। उसके बाद नून लीग ने अपना हिस्सा भी डाला इस आग में, लोगों अवाम की आग को आग लगाने में। इन्होंने भी, मिफ्ता साहब ने भी हिस्सा डाला, डार साहब ने भी हिस्सा डाला। अच्छा, ये जरा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सियासी मामला पे बात कर लेते हैं। खैर महंगाई भी सियासी मामला था, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा ये अवामी मामला है। बेचारी अवाम ही अब टैक्स दे और टैक्स बढ़ते चले जाएंगे, और सारी बातें देने अवाम ने टैक्स, लेकिन जो महंगाई की जाती है उसकी जिम्मेदार बेचारी अवाम नहीं होती है, लेकिन टैक्सों का बोझ अवाम पर होता है। हुकूमत अपनी शाखर्चियाँ ख़त्म नहीं करती है, कम नहीं करती है, बिल्कुल नहीं करती है एग्जैक्टली। और अवाम का गम गुस्सा बढ़ता है इन तमाम चीज़ों से, हुक्मरानों को समझना चाहिए। ये जो सारा आप ड्रामेबाजी देख रहे थे कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऐसे हाथ मार के कह रहे थे कि आई विल नॉट टॉलरेट, और मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और ये आपने लेके आने, इन्होंने क्या किया, इन्होंने 80 को 40 में मर्जर कर दिया है सब डिपार्टमेंट्स में, यानी एक भी बंद नहीं किया है, सिर्फ मर्जर कर दिया, जो कि ना होने के बराबर है। ये तो कह रहे थे कि हम 17 मिनिस्ट्रियां खत्म करेंगे, वो किधर है? 300 अरब तो वैसे बचना था। अच्छा दानियल साहब, ये जो अभी पीपल्स पार्टी ने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू कर दिया, बिलावल साहब ने डायरेक्ट शहबाज शरीफ साहब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है, और बहुत से मामला में इनको जो लूप में नहीं लिया जाता है, एतमाद में नहीं लिया जाता, और इत्तेहादी सारी बातें भी इसको माइंड करते हैं, एक सेल्फ रिस्पेक्ट का एलिमेंट भी होता है। तो आप इस मामले को कैसे देखते हैं कि क्या ये मामला मज़ीद तूर पकड़ेंगे, या ये सिर्फ इजहार ख्याल किया गया, ये प्रेशर टैक्टिक भी हो सकती है, या आप इसको क्या नाम देंगे? मेरे ख्याल में जी जैसे जैसे ये साबित होता जा रहा है कि इनके बस की बात ही नहीं है ये मामलात पाकिस्तान के संभालने, ये तो ऐशी करने वाली सारी जमातें थी, आके इन्होंने अपना वक्त गुजारना था, कुछ 4 पैसे कमाने थे और आगे चलना था। ये तो अब इनके गले पड़ गई ये बात कि आपको बाकायदा जो गल सड़ गए हैं महकमे आप ही की निगरानी में साल, उनको अब आपने ठीक करना है। तो ये क्लीन अप ऑपरेशन जो है इनके बस की बात ही नहीं है। ये तो इन महकमों के नाम भी नहीं जानते, ये छोड़ेंगे, ये तो 4-5 ब्यूरोक्रेटों के नाम डालते हैं, और ब्यूरोक्रेसी खुद मसाइल का हिस्सा है, वो कैसे हल हो सकती है? सो कहने का मकसद ये है कि इनको ना मुतालिया है, ना इनकी ट्रेनिंग है, ना इनको सोच समझ है, ना सूझबूझ है कि इन चीज़ों को कैसे दुरुस्त करना है। ये एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म चाहिए इस मुल्क को, फिर जाके ये मामला सुधारे जाएंगे, और ये महंगाई और बेरोज़गारी जो है इसका हकीकी खात्मा, यकीनी खात्मा किया जाएगा। तो वो जब तक नहीं होगा, और जैसे जैसे ये हालात बिगड़ते चले गए वैसे वैसे ये जो कोalition पार्टनर्स हैं ये और नर्वस होते जाएंगे, इनके तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ते चले जाएंगे, और फाइनली ये कहेंगे जी ठीक है आपने किया, आप भुगते। और मेरे ख्याल में ये जो फ्रस्ट्रेशन आ रही है, देखें अगर पीपल्स पार्टी के पास कोई हल होता है इन चीज़ों का, तो वो अभी लड़ाई ना लड़े होते कि जनाब हमारे पास ये हल है, आप ये करके देखें, ये करके। उनके पास तो ऑफर करने कोई कुछ नहीं है, ना ही PTI के पास कुछ है। तो ये मैं आपको कह रहा हूँ, मैं आपको ये बार बार कह रहा हूँ कि आप इन तीनों को वज़ीर आज़म बना दें, इमरान खान को भी बना दें, बिलावल को भी बना दें, शहबाज साहब को प्राइम मिनिस्टर, 3 कुर्सियाँ लगा दें हर मेज़ के जब मीटिंग्स होती हैं उसके सामने, और इनसे पूछे इन मामलों का हल क्या है। इनको कुछ नहीं पता। ये पॉलिटिकल पार्टीज इसका मैं आपको बता रहा हूँ कि इनको इस चीज़ की तैयारी ही नहीं है। ये पाकिस्तान से फिर किसको पता है? मैं बताता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान ने ये पहले भी मामला जब ये जो बात करते हैं ना कि जी ये सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुशी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो मुशी इस्तेकाम, कान पके हैं सुन के। आप मुझे बताएं 2/3 मेजॉरिटी से ज़्यादा कोई सियासी इस्तेकाम हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी अगर एक जमात के पास 2/3 मेजॉरिटी हो तो फिर तकरीबन सब कुछ ही संभाला हुआ है ना। ये 1997 में नून लीग का हाल था, आपको पता है तब क्या हुआ था? इन्होंने आते साथ ही, भाई छोटा चीफ मिनिस्टर था, ऊपर प्राइम मिनिस्टर बड़ा भाई था, इन्होंने आते साथ ही कहा कि जी FWO आके लाहौर की सड़कें बना दें, हमसे ठेकेदारी निज़ाम नहीं संभाला जा रहा, क्वालिटी की सड़कें नहीं बनती हैं, हमें नहीं पता। FWO ने आके लाहौर की सड़कें बनाई, फिर इन्होंने कहा जी वापडा भी नहीं हमसे चल रहा, फिर फौज ने आके वापडा टेक ओवर कर लिया, फौज को दावत दी कि आप आके ये चलाएं मान लिया, फिर उन्होंने दरखास्त दे दी कि रेलवे भी नहीं चल रही हमसे, वो भी आप चला दें, फिर इन्होंने दरखास्त दी कि दहशतगर्द अदालतें भी नहीं चल रही, वो भी आप चला दें। आखिरकार क्या हुआ, जब पाकिस्तान कर्ज के दबाव में आ गया तो इन्होंने बजाय FBR को ठीक करने के इन्होंने कह दिया कर्ज उतारो मुल्क सवारो। तो इस वक्त भी यही हो रहा है। आप देखें 1 मिनट के लिए, जो कमेटी दर कमेटी
ऑन ये राइट साइजिंग इन्होंने तीसरी है ये जो औरंगजेब साहब के तहत बनी है, और वो भी रिकमेंडेशन जो आधी पिछादी आई हैं जो कि बिल्कुल हट गई हैं। आप देखिए उसका पूरा पूरा तर्ज ही बदल दिया है। यानी कमेटी क्या बनाई है, ये नहीं कि आप फेल क्यों हुए हैं कि राइट साइजिंग क्यों नहीं, कमेटी ये बनी है कि वो जो एम्प्लॉइज सरप्लस होंगे उनकी देखभाल के लिए कमेटी बना, यानी वो पूरे का पूरा नैरेटिव ही उलट कर दिया। आवाम के पैसे बचाने थे, अब वो चल गए वो 10 घरानों को बचाने। ठीक है जी। अच्छा, ये पीटीआई से मुझे याद आया कि ये 8 सितंबर को जो उनका पहली बात तो पता नहीं जलसा 8 सितंबर को भी होता है कि नहीं होता है। कल शोएब शाहीन साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और मैंने उनसे सवाल ये पूछा कि आप लोग क्रेनें शरेने लेकर आएंगे। उन्होंने कहा हम लेकर आएंगे, रुकावटें खड़ी करेगी हुकूमत, हम तो क्रेनें लेकर आएंगे, क्रेनों से कोई गोली तो नहीं चलती। फिर मैंने कहा क्या पता कि आप लोग असलहा भी ले आए, तो उन्होंने कहा तो लाइसेंस असला जो है, जो उन्होंने कहा एग्जैक्टली उनके अल्फाज मेरा सुनिएगा, 100 अगर रेडी है टीम ज़रा चलाइएगा। कंटेनर रास्ते में हमारे रुकावट पैदा करेंगे तो हम कंटेनर को हटा देंगे। क्रेन कोई गोली नहीं चलाती, क्रेन किसी को मारती नहीं है, तो लिहाजा हम मारने के लिए नहीं आ रहे, न लड़ने के लिए आ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई गोलियां चलाएगा, गोली नहीं आप क्रेनें लेकर आ रहे हैं और अल्लाह ने इस बात का इज़हार करें तो आप लोग एक मिनट, आप लोग अगर असलहा भी लेकर आ जाएं फिर क्या होगा? फिर क्या होगा मुझे आप बताएं ना, क्या फिर क्या होगा? शोएब शाहीन साहब आप क्या कह रहे हैं? एक मिनट ठहरे, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि आप लोग क्रेनें लेकर आएंगे, आपने कहा हम लेकर आएंगे, फिर मैंने कहा हालात खराब अगर हो जाते हैं तो आपने कहा जो करेंगे उनकी जिम्मेदारी होगी, यानी हुकूमत की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। उसके बाद आपको मैंने कहा अगर आप असलहा लेकर आते तो आपने कहा हाँ तो फिर क्या होगा, आप यही कह रहे हैं या मेरे कान बज रहे हैं? नहीं, मुझे बताएं कि आप हमारे जिम्मे सब कुछ क्यों डाल रही हैं? फिर आप आपसे सवाल पूछ रही हूँ, मैं सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। होता है मुझे बता दें, सुने असला किस लिए होता है? असला अगर आपका लाइसेंस ही है आपके सेल्फ डिफेंस के लिए होता है कि नहीं होता? यानी आप अगर ऐलान एक टीवी चैनल में बैठ के कह रहे हैं कि आप लोग असलहा लेकर आएंगे। आप किसकी नुमाइंदा है, पहले अपने आप को आप क्लैरिफाई करें। आप जब मैं कहूंगा कि मेरे पास मेरा असला सेल्फ डिफेंस के लिए होगा, आप फिर कहोगी कि आप रॉकेट लॉन्चर ले आओगे। दानिश जी सब सुना आपने, उसके बाद हमने आपको नहीं सुनाया, इसके बाद ये प्रोग्राम छोड़ के चले गए और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ी भी की। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे प्रोग्राम में दोबारा नहीं आऊँगा, मतलब तुम पर आ गए। और मेरा सवाल क्या इतना गलत था कि नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल में उनकी जो नाराज़गी की वजह है वो कुछ और है। वो उनके मुंह से ये बात निकल गई, नहीं वो आपकी वजह कि वो असला लेकर आएंगे। नहीं, वो इसलिए कि वो मानना नहीं चाहते कि गिद्दड़ भपकियाँ ये सारी। हाँ जी, क्योंकि वो एम्पायर की उंगली वाले दिन तो ख़त्म हो गए जब ये क्रेनें लाते थे और वो सारा कुछ होता था। वो सेम पेज वाले दिन तो अब नहीं रहे। तो वो तो सारा जो चौधरी निसार साहब भी इंटीरियर मिनिस्टर नहीं है अब, तो वो सारी सहूलियात जो इनको पहले फराम होती थी कि आप जाके थाने तोड़ें, टीवी स्टेशन तोड़ें, पार्लियामेंट तोड़ें, जो मर्जी करें, और आपके जो सारे मुकदमे सारी FIR हम सील रखेंगे, क्योंकि हमने आपको कहना कोई नहीं, आप इश्तिहारी होते हुए जाके सुप्रीम कोर्ट में बैठ के टांग के टांग रख के तो ऐसे पाँव ला के अदालत के जजेस को दिखाएं अपने केस के दौरान और आपको कोई भी नहीं कुछ कहेगा। वो दिन तो नहीं रहे ना। तो ये अब जो ये ढूंढते हैं वो वाली पीटीआई तो तैयार करता थी, ये तो असली पीटीआई अब सामने आनी। अब देखते हैं कोई गुलेल भी लाता है कि असला तो बड़ी दूर की बात है। क्रेनें भी नहीं लाएंगे आपके, कोई भी नहीं क्रेनें लाएंगे। आप जलसा होगा, ये पैदल आ गए तो बड़ी बात है। ये सवाल पूछते जलसा होगा, जलसा तो कहीं भी हो सकता है जी। जलसा तो आप आए शकरगढ़, मैं आपको कर देता हूँ जलसा। जलसे का एक सवाल है कि हुकूमत जारी बात है अपने इंतजामात मुकम्मल करती है। ये इस्लामाबाद पिंडी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बड़ी अहम इमारत है, रेड जोन यहाँ पर है, GHQ है, तो यहाँ पर हुकूमत का पूरा राइट है कि अपने इंतजामात मुकम्मल करे कि किसी किस्म की हंगामी सूरत से फिर निपटा जा सके। अगर ये असले की बातें ऐलान कर रहे हैं टीवी पे कि हाँ तो लाइसेंस असला हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए होता है, तो क्या पता ये वाकई असला लेकर वहाँ पर आ जाए, क्योंकि वो बंदा खुद मान के गया है ना, तो उनकी बात से मैं बात निकाल रही हूँ। तो अगर खुदा ना ख्वास्ता दोबारा कोई 9 मई जैसे हालात हो जाते हैं तो ये लोग तो 9 मई की जिम्मेदारी आज तक कबूल नहीं करते, कहते हैं कि नून लीग ने करवाया था, हुकूमत ने करवाया था, इसने करवाया था, उसने करवाया था। तो फिर खुदा ना ख्वास्ता हालात अगर ख़राब होते हैं तो फिर जिम्मेदारी कौन लेगा? ऐसा नहीं है जी, ये यू टर्न के मास्टर हैं। ये वही जमात है जो कह रही थी कि हमारा इक़्तिदार आप ना छेड़ें और आप ताहयात चीफ बने रहें। ठीक है, जब वो नहीं, उनका वाउचर चला, उनका जो ब्लफ था वो नहीं चला, तो उसके बाद आज आके ये कहते हैं जी आइन और कानून की बात करें, आइन और कानून। उस वक्त वो आइन और कानून की बात हो रही थी। तो कहने का मकसद ये सब ऐसी बातें हैं। असल बात पे आए ना, अगर इनके पास कोई हल है महंगाई और बेरोजगारी का, वो बताएं पाकिस्तान को। वो ये इसलिए बात नहीं करते क्योंकि इनको तो पता है कि महंगाई कैसे हुई है पाकिस्तान। अच्छा, हल जो महंगाई और बेरोजगारी का है वो अब किसके पास है? शाहिद खान अब्बासी साहब ने जो पार्टी बनाई है उस पार्टी को आप कैसे देखते हैं? आप भी ज्वाइन कर रहे हैं? मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मैंने जब
पाकिस्तान को रिकन्स्ट्रक्ट किया था, जब हमने नई मुकामी हुकूमतें बनाई थी, नया ऑडिट सिस्टम बनाया था, डिविजनल टियर वाइंड अप की थी, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशंस बनाए थे, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव और सिविल सर्विस रिफॉर्म की थे, प्रोसिक्यूशन सर्विस बनाई थी, ये सारे नेशनल रिफॉर्म्स थे। और इनको करने के लिए एक बाकायदा ट्रेनिंग, एक थॉट प्रोसेस, एक प्रोसीजरल एस्पेक्ट, इसके SOPs हैं सारे, वो सारे जो है ये ऐसे हवा में से नहीं मिल जाते। इसमें पीछे 30 साल का मुतालिया चाहिए कि आप जब एक चीज़ करने को जा रहे हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कंसल्टेटिव प्रोसेस चलता है सारा। तो इन्होंने तो वो कुछ किया ही नहीं, इनके पास तो है ही नहीं, इनको तो पता ही नहीं है। तो मैंने वो जाके कहीं किसी और मुल्क में तो नहीं किया कि मैं ये शौकत अजीज़ की तरह कोई सिटी बैंक आ गया, मैंने तो इस मुल्क में किया था, मैंने तो यहाँ, मेरा तो जिधर है। सो कहने का मकसद ये है कि इस नौयत की आपको रिफॉर्म्स चाहिए इकोनॉमी में, जो कि आपकी महंगाई और बेरोजगारी को 2 मिनट रह गए, खात्मा करेगी। आप सियासी अपना मुस्तकबिल कहाँ आप देखते हैं, फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं? मैंने तो बरमला कहा है कि इन जमातों के पास कुछ भी नहीं है बेचने को। किसके पास है? अपनी पार्टी बना रहे हैं। मैंने आपको ये बताया है कि एक जमात के तैयारी की जा रही है, उसके दिन रात उस पर मेहनत हो रही है, वो इंशाल्लाह सामने आ रही है, और उसमें जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो अवाम पे मुबनी होगी, और वो होगी प्लान के बारे में, नॉट अबाउट द मैन। दानियाल अजीज उसमें हो ना हो, वो प्लान बताएगी कि ये प्लान है ABCD स्टेप बाय स्टेप, जो इसको लेके हमने आगे चलना है, और फिर ये चीज़ों का खात्मा होना है। और उसमें सबसे पहले ये चीज़ बतानी पड़ेगी कि ये महंगाई और बेरोजगारी का जिम्मेदार कौन है, किसने कितना हिस्सा डाला है। अच्छा, मुझे आपका जुमला अच्छा लगा। विद लीगल इफेक्ट, ये गपशप नहीं कि मुंह पे छट्टा मारा आगे प्रोग्राम पे बैठ गए, बकायदा रेफरेंस के साथ कि जनाब ये किस दिन किस तरीके को कैसे हुआ। मुझे चीज अच्छी लगी कि नॉट अबाउट अ मैन, इट विल बी अबाउट अ प्लान। यस, दी प्लान के प्लान क्या होना चाहिए। मेरी किसी भी के साथ मैंने बहुत सारों ने अप्रोच किया जी, मुझे, मैं फ्रैंकली आपको बताता हूँ। सबसे ज्यादा किसने अप्रोच किया? बहुत सारों ने किया, बता दें। सबने किया, सबसे ज्यादा किसने किया? अपने अपने तरीके से सबने किया। वो उसमें सबसे ज्यादा कम तो मुझे नहीं पता, नून लीग ने दोबारा अप्रोच किया, लेकिन मैं आपको, नून लीग ने दोबारा अप्रोच किया। मैं ये सफाइस टू से, जब मैंने कह दिया ना आपको कि किस किस ने किया, तो वो मैंने कह दिया। अब अगली बात जो है वो ये है कि मैं उनसे कहता हूँ कि देखें, मेरे साथ आपको कोई गर्ज नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं आप करना क्या चाहते हैं, उस तरफ आप जाते नहीं है, वो चीज़ बताएं। असल बात ये, इनको पता ही नहीं है, यानी आपको सेटिस्फाई कोई तो नहीं अगर कर इनको सका, किसी ने अलग से बताना है, कभी अब जाके मैकेंजी ढूंढ रहे हैं, कभी ये जाके वो किरनी ढूंढ रहे हैं, कभी बिल एंड मेलिंडा गेट्स से पैसे ले रहे हैं, कि हमें बताएं जी क्या करना है। आप देखें कितने शर्म की बात है। 14 अगस्त को अनाउंस हो गया कि जनाब इकोनॉमिक प्लान आ रहा है, ठीक है, अब अगस्त खत्म हो गया, वो किधर है इकोनॉमिक प्लान? वो कोई भी नहीं। चलें जी, बुकमन। अच्छा, लास्ट में जानना चाहूँगी, 30 सेकंड्स हैं, बानी चेयरमैन PTI, उनका आप आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं, और मिलिट्री कोर्ट्स में उनके जो केसेस के हवाले से अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये डिपेंड करता है जी, क्योंकि मिलिट्री जो ट्रायल है उसमें जो एडिंग एंड अबेटिंग किसी ऑफिशियल को, मिलिट्री ऑफिशियल को आप करें, तो फिर आप भी उतने ही लाइबल हो जाते हैं मिलिट्री कोर्ट में ट्राई होने के, जितने के आर्मी ऑफिशियल होता है। तो उस नाते से ये जो हम बातें सुन रहे हैं कि ये राब्ते हो रहे थे जेल में, और ये इंस्ट्रक्शंस जा रही थी आ रही थी, और कुरियर्स थे, मैसेंजर थे, टेलीफोन इस्तेमाल हो रहे थे, मतलब राब्ते के तरीके का सारा कुछ बता रहे हैं। तो फिर तो जो इनको गिरफ्तार किया, ऑब्वियसली इनकी कोई ना कोई इंक्वायरी तो इन्वेस्टिगेशन तो हुई होगी, तो फिर वो तो लपेट में अगर आ गए तो फिर तो ये लंबा चलेगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी दानिश साहब आपके तशरीफ़ लाने के लिए, और इसी के साथ मुझे दीजिए